बिल्कुल भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस फील्ड में आएँ। आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप इसमें ना आएँ, इसका कोई स्कोप नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेंगे एक अच्छा वकील बनने के चक्कर में। वेलकम टू द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर फेलोज़, आज हम LLB का स्कोप डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपको कितने इख्तियारात मिलते हैं और आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। लॉ बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको लिमिटलेस स्कोप देखने को मिलता है। जी हाँ, लॉ एक अनलिमिटेड स्कोप रखने वाली फील्ड है और अपने इस आर्ग्यूमेंट को मैं इस वीडियो के अंदर साबित भी करूँगा। बेसिकली हम डिग्रीज़ को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक वो जिनको हम प्रोफेशनल डिग्रीज़ कहते हैं, जिनको हासिल करने के बाद आपको जॉब तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपने डिग्री हासिल की तो उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे लॉ करने के बाद आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हैं। MBBS करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये सारी की सारी फील्ड्स जिनमें आपको जॉब तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी की सारी प्रोफेशनल डिग्रीज़ कहलाती हैं। और बाकी डिग्रीज़ जिनमें आपको जॉब तलाश करनी पड़ती है वो अनप्रोफेशनल डिग्रीज़ भी आप उनको कह सकते हैं, इस हद तक कि आपको जॉब तलाश करनी पड़ती है, यानी आप अपने ताईं कुछ नहीं कर सकते। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि लॉ करने के बाद आप अगर अपना काम करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, यानी आपको अपनी CV उठाकर दर दर जॉब के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मैं आपको वो फील्ड्स भी बताने जा रहा हूं जो इस प्रैक्टिस से हटकर हैं, तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लॉ करने के बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लॉ करने के बाद 2 साल तक के लिए लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस की इजाज़त मिलती है और 2 साल के बाद आपका हाई कोर्ट का लाइसेंस आ जाता है और फिर आप एडवोकेट हाई कोर्ट बन जाते हैं। और फिर हाई कोर्ट की 7 साल प्रैक्टिस के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बन सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफ़िल करने के बाद। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को जो जस्टिस साहिबान होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से बज़रिया नोटिफिकेशन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के टाइटल से नवाज दिया जाता है, जो कि एक वकील के लिए बहुत बड़ा एजाज़ माना जाता है। ये है इसकी प्राइवेट प्रैक्टिस की एक तरतीब। अब इस प्राइवेट प्रैक्टिस में आप इतना अर्न कर सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं, यानी जितना आपका नॉलेज वसी होगा, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने अच्छे तरीके से आप केस प्रेजेंट कर सकते होंगे, उतनी ही आपको क्लाइंटेज मिलेगी और उसी तरीके से आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। और आप 5,000 से लेकर 50 लाख और 50 करोड़ रुपए तक भी डिमांड कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत नवाज़ शरीफ ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे आज पता चला है कि भाई ये जो पाकिस्तान के वकला हैं ये कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं, जब उनके ऊपर पनामा का केस आया था। तो नवाज़ शरीफ साहब अगर ये बात कह सकते हैं, जो कि बहुत बड़े एक अमीर आदमी हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वकला कितनी फ़ीस चार्ज करते होंगे। अब इस प्रैक्टिस के दौरान आप 45 साल की जब एज क्रॉस करते हैं और हाई कोर्ट की आपकी 10 साल प्रैक्टिस हो जाती है और उसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के बाद आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज भी एलिवेट हो सकते हैं। ये है प्राइवेट प्रैक्टिस की पावर। उसके साथ साथ अगर आप वकालत तो करना चाहते हैं लेकिन सरकारी इदारे में आना चाहते हैं, तो फिर आप ADPP से स्टार्ट करेंगे और फिर DDPP और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ये सफ़र APG, PG और एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल तक चला जाता है। वकला की कितनी इकसाम होती हैं और क्या क्या काम किस किस वकील का होता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे वकला जो होते हैं जिनका मैं नाम ले चुका हूँ, ये सारे के सारे सरकारी वकला होते हैं और इनको गवर्नमेंट पे कर रही होती है सैलरी की सूरत में। और 16 स्केल से ये स्टेप स्टार्ट होता है और फिर ऑनवर्ड आगे चला जाता है। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ये स्केल से बालातर चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकल सीट्स होती हैं और इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये किस तरीके से एलिवेट होते हैं। अब मैं बात कर रहा था सरकारी वकालत की। जब आप एक सरकारी वकील बन जाते हैं तो आपका काम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट करना होता है अदालतों के अंदर, और इसके बदले में अच्छी खासी अमाउंट आपको सैलरी की सूरत में दी जाती है। तो ये भी इसके स्कोप को वाज़े करता है कि वकालत का स्कोप कितना वाइडर है। उसके साथ साथ अगर आप इंतज़ामिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि
हर इदारे में आपके लिए सीट्स अवेलेबल होती हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत ना हो। जैसे अभी पंजाब पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लीगल की सीट्स आई हुई थी, तो वहाँ पर 2 साल प्रैक्टिस के साथ लॉ ग्रेजुएट को डिमांड कर रहे थे, और ये डायरेक्ट इंस्पेक्टर जो है वो भर्ती हो रहा होता है। बंदा 3 फूल लगते हैं भाई, वाह वाह हो जाती है, और आप एपेक्स कोर्ट के अंदर पंजाब पुलिस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ जितने भी बकिया इदारे हैं, जैसे हमारा FIA है, नैब है, वापटा है, नादरा है, तो ये सारे के सारे इदारे, जिन जिन इदारों का आपको पता है, उनमें आपको एडिशनल डायरेक्टर, लीगल एडवाइज़र के तौर पर, कंसल्टेंट के तौर पर आपको जो है वो जॉब्स दी जा रही होती हैं, लॉ ऑफिसर के तौर पर, और आपको एक अच्छी खासी जो है अमाउंट सैलरी के तौर पर जो है वो पेश की जा रही होती है। उसके साथ अगर हम फोर्सेस की बात करें, पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो मिलिट्री में भी आपके लिए जो है लॉ ऑफिसर की सीट्स होती हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। आर्मी में एक टर्म यूज़ की जाती है JAG, और यानी जज एडवोकेट जनरल, तो ये भी एक अच्छी खासी पोस्ट है। आप डायरेक्ट मिलिट्री में एक अच्छे ओहदे पर फायज हो जाते हैं, मिलिट्री कोर्स के लिए आप काम करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है जॉब्स आपको पाकिस्तान की इंतज़ामिया में यानी एग्जीक्यूटिव में देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ साथ अगर आप पढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस, अगर आप लॉ के ऊपर महारत रखते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको हैंडसम अमाउंट पे कर रहे होते हैं एक लेक्चर देने के लिए। आप विजिटर के तौर पर भी वहाँ पर जा सकते हैं और परमानेंट भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हैं। इनके भी अपनी सरफेस ऑफ एक्शन के अंदर अच्छे खासे इख्तियारात होते हैं और अच्छी सैलरी मिलती है, और फिर आप तरक्की करते हुए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से डीन होते हुए वाइस चांसलर तक के ओहदों तक फायज हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है वो इंतज़ामिया में देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ साथ लॉ करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं, यानी CSS या PMS भी कर सकते हैं, और इनके कोर्सेज़ में भी लॉ के अच्छे खासे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं कभी भी आपको लॉ करने के बाद सिविल सर्विसेज की तरफ आने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप इससे आधी प्रैक्टिस भी अपनी फील्ड में कर जाएं तो आप एक अच्छे खासे वकील बन सकते हैं, जो कि सिविल सर्वेंट से बहुत आगे की बात है। या आप जुडिशरी में भी आ जाएं तो इससे बहुत आगे चले जा सकते हैं। लेकिन जुडिशरी क्या है, किस तरीके से होगी, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहरहाल सिविल सर्विसेज का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। उसके साथ बहुत सी प्राइवेट बैंक्स हैं, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनको लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप कंसल्टेंट के तौर पर, लीगल एडवाइज़र के तौर पर आप अपनी जो है खिदमात जो है वो पेश कर सकते हैं, और आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और बहुत से इदारे ऐसे हैं जो कि अपने लीगल एडवाइज़र्स को करोड़ों रुपए जो है वो मंथली पे कर रहे होते हैं। तो ये है इसका स्कोप। उसके साथ साथ आप जुडिशरी में भी आ सकते हैं। जुडिशरी में सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो सीट है वो आपके पास 17 स्केल की सीट है, और आप जो है वहाँ पर बतौर जज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। LLB के बाद 2 साल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है सिविल जज बनने के लिए, और इसका इम्तिहान भी सिविल सर्विसेज की तरह नहीं होता, उससे थोड़ा नॉर्मल जो है इसका इम्तिहान होता है। यानी अगर आपने अच्छी तरह से LLB की हुई है तो आप आसानी से जो है सिविल जज भर्ती हो सकते हैं। और इसके बाद आपको तकरीबन 2 लाख के करीब सैलरी दी जाती है, गाड़ी, गार्ड, घर, और इसकी बहुत सी जो है प्रिविलेजेस और भी हैं। तो ये भी एक अच्छा रास्ता है अगर आप LLB के बाद सिविल जज भर्ती होते हैं। उसके बाद ये प्रमोट होता हुआ सीनियर सिविल जज से एडिशनल सेशन जज, और फिर सेशन जज से होता हुआ हाई कोर्ट तक जो है वो चला जाता है एक अच्छा सिविल जज जो कि अपनी फील्ड में जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद आप जो है हाई कोर्ट तक की 10 साल प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है हाई कोर्ट तक जो है वो जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी इसकी मैंने आपको स्कोप बताया लॉ का, लेकिन फिर भी मैं कम बता पाया क्योंकि इस वीडियो का भी तकाजा है कि भाई इतनी लंबी नहीं बनानी। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। भाई मैं इस वीडियो में बता तो सकता हूँ, लेकिन कितना बता सकता हूँ आपको। तो ये तो आप इस फील्ड के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कॉल है कि वो शख्स खुशनसीब है जिसका पैशन और प्रोफेशन एक है। अब अगर जो है आपका अपना पैशन है इस फील्ड में आने के लिए तो मोस्ट वेलकम। आप एक बार नहीं 10 बार आएँ इस फील्ड में, आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं।
टॉप पे हमेशा सीट्स वीकेंट रहती हैं, ये नीचे ही रश होता है। लेकिन अगर आपका शौक़ नहीं है तो मैं बिल्कुल भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस फील्ड में आएँ। आपके लिए कोई स्कोप नहीं है और आप बुरी तरह से पिट जाएंगे, आपके वांदे पड़ जाएंगे। ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप इसमें ना आएँ, इसका कोई स्कोप नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेंगे एक अच्छा वकील बनने के चक्कर में। तो इस फील्ड में वही बंदा आए जो कि इसमें इंटरेस्टेड है, जिसको काम करना अच्छा लगता है, जिसको बोलना अच्छा लगता है, जिसको आर्ग्यूमेंट्स करने अच्छे लगते हैं, जिसको लॉ पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो इस फील्ड में इतना आगे जाएगा जितनी आपकी सोच है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बता सकता था, लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फर्दर आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।